हाय डियर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा में पूछे गए हल प्रश्न पत्र। यह जो मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था वो 22/7/2018 का हुआ था और इस आपके समक्ष इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ प्रश्न पत्र और साथ ही साथ उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ उस प्रश्न से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स होंगे, उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्थात ये हुआ कि एक क्वेश्चन से हम अनेक सारे क्वेश्चनों का हल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो इसका आंसर है जीरोपथैल्मिया। जो रोग होता है सुनहरा चावल से बचाव होता है किस रोग का? तो जीरोपथैल्मिया रोग का। ठीक है, गोल्डन चावल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरिजा सेटाइवा। ठीक है, सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी होती है। अर्थात ये मतलब हुआ इसका कि सुनहरा चावल विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो गोल्डन चावल का जो खबर था वो कब? 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पॉलिश किया हुआ चावल में थायमिन की कमी होती है। याद रखिएगा, पॉलिश की हुई चावल में थायमिन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित है ओजोन परत से। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर ये ओजोन लेयर होता क्या है। तो ओजोन परत में छिद्र होने के सर्वप्रथम जो है पता किसने लगाया था? तो जोसेफ फॉरमैन ने। ठीक है, उनके द्वारा 1985 में अंटार्कटिका क्षेत्र में इसका पता चला था। ठीक है, अंटार्कटिका क्षेत्र में इसका पता चला था कब? 1985 में। किसके द्वारा पता लगाया गया था? तो जोसेफ फॉरमैन के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल का निचली परत होता है, यानी ओजोन लेयर जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो वो हो गया समताप मंडल में। ठीक है, आगे इसके बारे में इसमें जो होती है कि ओजोन गैस की सघनता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ओजोन गैस के कारण ही, ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। इसलिए ओजोन परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, ओजोन की मात्रा मापने के लिए डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओजोन परत को CFC गैस मुख्यतः क्षति पहुंचाता है। वहीं पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ओजोन संरक्षण के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो वो है CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन परत जो है क्या करता है? तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमें बचाता है। ठीक है, इसके साथ ही हम वन्यजीव संरक्षण के बारे में देख लेते हैं। तो 2002 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधन कर इनमें संरक्षण रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व और समुदाय रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व को जोड़ा गया था। ठीक है, कच्छ की खाड़ी समुद्रीय राष्ट्रीय पार्क है जो कच्छ के जामनगर स्थित में है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क। याद रखना है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो वह है कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में और फैक्ट्स नहीं जानेंगे, इतना काफ़ी है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है किससे? तो टाइफाइड जो है वो दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से फैलता है। ठीक है, टाइफाइड जो है जीवाणुजनित रोग है। ठीक है, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के काटने से होता है। ठीक है, इसके आगे इसके बारे में जानेंगे कि अन्य नामी सो आंत ज्वर, मियादी बुखार, आंत का बुखार। डॉक्टर डेनियल और इसका खोजकर्ता जो है डॉक्टर डेनियल सॉलमन है जो 1885 में इसकी खोज की थी। किसकी? तो टाइफाइड बुखार की। ठीक है, प्रभावित अंग क्या है? तो आंत इससे प्रभावित होता है। इसका टीका क्या है? तो TAB टैब है, टैब वैक्सीन जो इसका लक्षण क्या है? तो तेज बुखार और सिर दर्द इसका लक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? तो स्वच्छ जल में कौन कौन सी मछली पाई जाती है? तो ऑप्शन में देख सकते हैं रेहू है, कतला है, इलेक्ट्री रे है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेहू और कतला जो मछली है कहाँ पाई जाती है? तो स्वच्छ जल में पाई जाती है। संघ कार्डेटा के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती है। यानी जो मछलियाँ हैं वो किस जगत में आती है? तो संघ कॉर्डेटा में आती है। ठीक है, ये सभी अनियततापी और असमतापी जंतु होते हैं। ठीक है, श्वसन क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। इस वर्ग के जीव जो होते हैं श्वसन क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। ये जल में अंडे देने वाले वर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग में शार्क, टर्पीडो, भेटकी, हिप्पोकैम्पस, एनाबास, मांगुर, सिंगी आदि आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ, देहरादून में स्थित है। इसके साथ ही हम अन्य संस्थानों के मुख्यालय संस्थान देख लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान तो धनबाद। भारतीय मौसम वेधशाला तो पुणे में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान तो गांधीनगर में। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। भाभा अनुसंधान संस्थान कहाँ, ट्राम्बे में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है, तो कामेट, यहाँ कॉमेट लिखा हुआ है, कामेट पर्वत चोटी जो है भारत यानी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। ठीक है, इसके साथ ही हम कुछ अन्य प्रमुख पर्वत चोटियों के नाम भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नामचा बरवा। जनरली हम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो कहाँ, सॉरी, नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन यह चीन और अरुणाचल प्रदेश मतलब भारत के सीमा अरुणाचल प्रदेश के पिक पॉइंट पे है। तो ये है 7756 मीटर इसका भी ऊंचाई है। ठीक है, उसके अलावा मकालू पर्वत है जो नेपाल और चीन में है, कितना है, 8481 मीटर इसकी ऊंचाई। फिर अन्नापूर्णा जो है ये भी नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद है तिरिचमीर, वो पाकिस्तान में है। नंदा देवी तो भारत में है। नंगा पर्वत तो वो भी कहाँ, भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है, किस लिए किया गया था 1994 में देशों का सम्मेलन, किस लिए, तो वह है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो नूनामती तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है असम में है। ज़्यादातर तेल कारखाना जो है असम में स्थित है, लेकिन सबसे पहला जो तेल सबसे पहले जो तेल मिला था वो कहाँ, असम यानी डिगबोई में मिला था। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि डिगबोई तेल शोधक कारखाना असम 1901 में स्थापित की गई थी। ठीक है, भारत में अभी वर्तमान में कितने तेल शोधक कारखाने हैं, तो वो है 23। ठीक है, सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना है वो जामनगर गुजरात में है, याद रखिएगा। ठीक है, जामनगर रिफाइनरी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रियल द्वारा संचालित की जाती है। तो जामनगर रिफाइनरी जो है किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रियल के द्वारा संचालित की जाती है। नूनामती तेल शोधक कारखाना हम देख लिया कि असम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1962 को हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खुदाई जो हुई थी कब, 1859 ईस्वी में यूएसए में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा, तो हुमायूंनामा किसके कहने पर, गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की बहन थी। ठीक है, और उन्होंने किसके कहने पे, तो अकबर के कहने पे क्या किया था, हुमायूंनामा की रचना की थी। ठीक है, हुमायूं का पुत्र था कौन, अकबर, और उसी के कहने पर गुलबदन बेगम यानी उसकी बुआ ने क्या किया था, हुमायूंनामा की रचना की थी। ठीक है, हुमायूंनामा जो है किसका, मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं के उदार प्रवृत्ति की इसमें प्रशंसा की है। फिर एक बुक आता है कि तुजू के जहांगीरी, तो ये जो है जहांगीर की आत्मकथा है जो फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, फिर है मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। और ये पितृवंश से क्या था, तो तैमूर के वंशज थे, और मातृवंश से चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है, तो आगे इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अब बाबर अकबर यानी मुगल वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेंगे यहाँ से। तो बाबर जो है 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठता है। मात्र 11 वर्ष की आयु में बैठता है बाबर। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने से पहले क्या करता है, काबुल, बुखारा, खुरासान और समरकंद को जीत लेता है। ठीक है, 1507 में काबुल जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो बाबर ने। कब, 1507 में काबुल जीतने के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध, अब इन्होंने क्या किया, बाबर ने कहाँ आक्रमण करता है, तो भारत पे, जहाँ पे 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। ठीक है, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और उसी समय से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली जाती है, किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर द्वारा और लड़े गए युद्ध जो है कौन है, तो खानवा का युद्ध है, जो 17 मार्च 1527 को
बाबर और राणा सांगा यानी मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, मेवाड़ के राणा सांगा की हार हुई थी, लेकिन राणा सांगा ने बाबर का डट कर मुकाबला किया था। ठीक है, युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भी याद रखने योग्य बात है कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कब की थी, तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद उसने क्या किया था, गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। फिर उसने लड़ाई लड़ी एक चंदेरी की युद्ध, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय मारा जाता है। ठीक है, उसमें भी बाबर की विजय होती है। फिर अगला है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। घाघरा के तट पर यानी बिहार में जो है, ठीक है, अफगानों को पराजित करता है बाबर। ठीक है, यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। उसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मुगल शासक का शासक बनता है कौन, तो हुमायूं। लेकिन यहाँ जो दिया गया है अकबर के बारे में दिया गया है, तो हम अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ता है 5 नवंबर 1556 को। अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध होता है, जिसमें अकबर को विजय की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर बाबर अकबर के द्वारा लड़े गए और महत्वपूर्ण युद्ध जैसे हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। ये भी युद्ध जो है मेवाड़ के ही राजा महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच होता है। ठीक है, वहाँ बाबर ने लड़ाई लड़ी थी मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ 1527 में खानवा का युद्ध। ठीक है, और यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर की सेना की विजय होती है। उस समय मुगल सेना का नेतृत्व जो किया था मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति कौन था, तो मान सिंह था। ठीक है, और डिटेल जानेंगे। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खासूर था, जो क्या था, एक अफगानी था। ठीक है, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अब पूछा जा सकता है कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की, तो वो की थी अकबर ने, और उसका प्रधान पुरोहित कौन था, तो अकबर ही था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति से थे। ठीक है, जिन्होंने 1580 में दहसाल बंदोबस्त, जिसे वित्तीय बंदोबस्त कहते हैं, टोडरमल ने लागू की। कब, 1580 में। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार जो था वो तानसेन था। आपको पता होगी कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे जो विभिन्न कलाओं में माहिर थे। ठीक है, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा मंगोलिया से लिया गया था। अकबर ने किस शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, तो मनसबदारी शासन प्रणाली की मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी अकबर ने, जो कहाँ से, मंगोलिया से लिया गया था। ठीक है, अब्बुल फाजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें क्या, वह दीन इलाही का धर्म का मुख्य पुरोहित था। ठीक है, क्या बोला गया कि अब्बुल फजल ने ही अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो वो थी फारसी। अकबर के बाद आते हैं उनके पुत्र जहांगीर। 1605 से 1627 तक शासन होता है उनका। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। ठीक है, मुगल चित्रकला जो था चरमोत्कर्ष पे था जहांगीर के शासनकाल में, यानी जो जहांगीर के समय को जो ही क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, हमें याद रखना है कि अशोक के किस अभिलेख से क्या मिलता है, तो जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। किस अभिलेख पर, तो बोला गया कौशाम्बी स्तंभ पर, वर्तमान में प्रयाग में है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले और इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। जहांगीर का मकबरा का निर्माण जो है उसकी बीवी नूरजहां ने कराया था। ठीक है, जहांगीर के ही शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज भारत और सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय आए थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि प्रथम अंग्रेज किस शासक के काल में आया, किस शासक के दरबार में आया था, तो वो है कैप्टन हॉकिंस। और जहांगीर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने का क्या किया था, आज्ञा दी थी। 1613 में सूरत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अंग्रेजी फैक्ट्री की मतलब स्थापना हुई थी।
इसके बाद हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। हमने पीछे देखा था बाबर के बाद हुमायूं आता है, जो कितना 1530 से 1556, बीच में हालांकि शेर शाह भी आते हैं, उनसे युद्ध होता है, उनका भी शासनकाल रहता है कुछ 1539 से 45 तक, ठीक है। 55 तक उनके ही वंशज के शासक शासन करते हैं, ठीक है। हुमायूं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चौसा का युद्ध 15 जून 1939 को, जिसमें शेर खां हुमायूं के बीच होता है यह युद्ध, ठीक है। शेर खां विजयी हो जाते हैं। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण कर ली, ठीक है। बिलग्राम या कनौज का युद्ध इसके बाद होता है 17 मई 1540 को, शेर खां एवं हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में हुमायूं पुनः पराजित हो जाता है, आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। कौन? अब शेर खां, ठीक है। अब आगे हुमायूं द्वारा लड़े गए कौन कौन से युद्ध हैं ये जानेंगे। तो कालिंजर का युद्ध 1531 में, देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम या कनौज का युद्ध बोलते हैं वो 1540 में शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में। सरहिंद के युद्ध के बाद ही पुनः वह मुगल मतलब दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेता है और वो पुनः शासित करने लगता है। इसके बाद है औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है शाहजहां के बाद मुगल शासक आया था औरंगजेब। इसका जो कार्यकाल था, शासनकाल था, कितना से कितना, 1658 से 1707। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई थी। हमें याद रखने योग्य बात है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच, तो जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुई थी 22 जून 1665। मई 1666 को आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे, ठीक है। यहाँ शिवाजी को कैद कर आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने ही 1675 में करवा दी थी, ठीक है। कहाँ? तो दिल्ली में ही उनकी हत्या करवा दी थी। पूछा जा सकता है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दी थी या मृत्युदंड की सजा सुनाई थी? मृत्युदंड दी थी औरंगजेब ने, ठीक है। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर लागू कर दिया था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया? तो सीरी के किले का निर्माण जो है वो कराया है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और 1000 खंबा महल का निर्माण भी करवाया है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस चीज़ों का निर्माण कराया? जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, 1000 खंबा महल का निर्माण कराया, ठीक है। अलाई दरवाजा को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, ठीक है। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो वो अलाई दरवाजा को कहा जाता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण कराया था। 1303 ईस्वी में मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गया था, ठीक है। इसका जो है इस समय मंगोल आक्रमण हुआ था, जिससे सुरक्षा के लिए सीरी के किला को और मजबूत किया गया था। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस शासक के शासन के दौरान मंगोलों का आक्रमण हुआ था? तो वही है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही किसका आक्रमण? तो मंगोलों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है गुलाम के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खरी को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर प्रयाग में कर दी, ठीक है। यानी खिलजी वंश के जो संस्थापक थे कौन? जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। और वह क्या करता है? घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत करता है, ठीक है। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन, क्या किसने शुरू की? तो वो है औरंगजेब, ठीक है, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। इसने खुम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया, ठीक है। आगे इसके बारे में और जानेंगे हम। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता से लागू किया, ठीक है। हाँ, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी, किस शासक ने? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी से दिया था, ठीक है। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी।
मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजीर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अगला शासक आता है इल्तुतमिश। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में, ये जो है गुलाम वंश का शासक है। ठीक है, तो यह क्या करता है, इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान कजाकिस्तान का एक शहर है का इलवरी तुर्क था। ठीक है, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर कहाँ लाता है, तो दिल्ली लाता है। अब इल्तुतमिश द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को जानेंगे। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव डाली थी और उस कुतुब मीनार का निर्माण चालू करवाया था। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, उसके निर्माण को पूरा करवाया। ठीक है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किए। किसने, इल्तुतमिश ने। चांदी के सिक्के को टांका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ठीक है, इक्ता प्रणाली भी चलाई थी। किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी या चहलगानी, जिसे दल चालीसा भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इसी ने किया था। आगे है फिरोज शाह तुगलक। ये जो है तुगलक वंश का क्या था, शासक था। इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। तो तुगलक वंश का जो राज्यभिषेक है थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। ठीक है, पुनः इसने दिल्ली में भी अपना राज्यभिषेक कराया अगस्त 1351 में। ठीक है, खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। ठीक है, खलीफा द्वारा किसको, फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। दिल्ली का सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका राज्याभिषेक कितना बार, 2 बार हुआ था। यानी दिल्ली सल्तनत में ऐसा शासक जिसने अपना अभिषेक, राज्याभिषेक कितना बार, तो 2 बार कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आगे और इसके बारे में जानेंगे। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, कौन कौन सा कर, तो खराज यानी लगान बोलते हैं, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, ठीक है, जजिया एवं जकात और को वसूल करने का आदेश दिया। यानी जो कर थे 24 टाइप्स के कर पहले लिए जाते थे अन्य शासकों के द्वारा, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि सारे करों को हटा दिया और सिर्फ 4 कर ही रहने दिया। पहला खराज था जो लगान कहा जाता था, खुम्स था जो युद्ध में लूट का माल था, उसके साथ साथ जजिया और जकात कर लिया करता था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पर लागू करने वाला, ब्राह्मणों पर कौन सा कर, तो जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर जिसका नाम हक ए सर्व कर रखा था। ठीक है, भी लगाया। सिंचाई कर, एक नया कर इसने चालू किया जिसे सिंचाई कर कहा जाता है, वो हक ए सर्व का नाम दिया, जो उपज का 1/10 भाग था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था। इसने नहरों का निर्माण कराया इसलिए सिंचाई कर भी लिया। ठीक है, फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। ठीक है, जिसमें प्रमुख जो है वो हिसार है, फिरोजाबाद दिल्ली है, फतेहाबाद है, जौनपुर है, फिरोजपुर प्रमुख है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब कितना, तो 1,80,000 दास किसके पास समय थे, तो फिरोज शाह तुगलक के समय थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। पूछा जा सकता है दीवान बंदगान की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने की। ठीक है, इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। तो इस तरह से हमने देखा फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए। पहले 24 कर लिए जाते थे जिसमें उसने 4 कर ही लिए, जिसमें कर था खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। ठीक है, लेकिन उसने एक कुकृत्य भी किया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया। ठीक है, उसके बाद उसने सिंचाई कर बढ़ाया जो कुल उपज का 1/10 भाग था।
ठीक है। फिर उसने नहरों का निर्माण भी कराया, कई नगरों का विकास भी किया और कई शहर बसाए भी उसने, ठीक है। और इसके बारे में देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा या बिख कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी किए गए सिक्के का नाम क्या था, तो अद्धा एवं बिख। पूछा जा सकता है कि बिख क्या है, तो क्या था, चांदी एवं तांबे के मिश्रण का सिक्का था। किसके द्वारा चलाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। शेर शाह सूरी के बारे में देख लेते हैं। तो शेर खां प्रारंभिक नाम था इसका, फरीद खां बचपन का नाम था, ठीक है। 1472 में जन्म हुआ था, 1497 से 1518 तक, यानी 21 वर्ष तक फरीद अपने पिता के जागीर का देखभाल कर रहा था, ठीक है। शेर खां ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था इसकी क्या थी शेरशाह की, तो हम देख सकते हैं कि शेरशाह स्वयं शासन का प्रधान था, ठीक है। उसके अंतर्गत अनेक विभाग आते थे, जिसमें प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं, दीवाने वजारत वित्त विभाग है, अध्यक्ष इसका वजीर होता था, ठीक है। दीवाने आरिज क्या था यह, तो सैन्य विभाग था, इसका मुख्य अधिकारी कौन होता था, तो आरिजे मुमालिक। फिर है दीवाने रसालत, तो ये जो है विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। सुल्तान के आदेशों को लिखना इसका प्रधान होता था कौन, दबीर मुमालिक, ठीक है। फिर है आगे दीवाने कजा, तो सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश कौन होता था, तो दीवाने कजा। दीवाने बारीद, तो यह था गुप्तचर विभाग, इस तरह हमने देख लिया। फिर एक और था दीवाने इंसा, जो सुल्तान के आदेशों को लिखने का कार्य करता था, हम लोग देख लिए। दीवाने वजारत, जो क्या काम, वित्त विभाग। दीवाने आरिज, सैन्य विभाग। दीवाने रसालत, तो विदेश मंत्री। दीवाने इंसा, तो सुल्तान के आदेशों को लिखना। दीवाने कजा, तो सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश। और दीवाने बरीद क्या था, तो गुप्तचर विभाग था। इस तरह से हमने उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उस सब को हमने देख लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ का जो शासक था, यानी 1567 में जब मेवाड़ यानी चित्तौड़, मेवाड़ में अकबर ने महाराणा प्रताप को भी पराजित किया था, ठीक है। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था, और यहाँ फिर से इसने आक्रमण किया था कब, 1567 में मेवाड़ पर चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो उदय सिंह था, ठीक है। 1567-68 में फतेह सिंह और जैमल सिंह शहीद हो गया, ठीक है। अकबर चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया, अकबर ने चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में लोगों की जान ली। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जो कि हम देख चुके हैं। अकबर के बारे में जानते हैं, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है, अमरकोट में राजा वीरसाल के महल में होता है, ठीक है। जब हुमायूं क्या हुआ था, शेरशाह से पराजित हो गया था, तो वह जाके कहाँ, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में ठहरा हुआ था, और वहीं पे किसका जन्म होता है, वहीं पे वो शादी करता है। फिर उसका जन्म, अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक है। उसकी माता का नाम क्या था, अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, ठीक है। 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त किया। इस समय उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया, ठीक है। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ कि 1562 में दास प्रथा का अंत किया अकबर ने, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की, 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की, और 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की। तो हमने देख लिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1564 में जजिया कर की समाप्ति, 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना, और 1583 में इलाही संवत की शुरुआत करता है कौन, तो अकबर, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं अकबर ने 1574 में मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन किया था, ठीक है। यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी, और हमने देखा था इसके पहले कि यह जो व्यवस्था थी क्या थी, तो मंगोल से लिया गया था, ठीक है। सैन्य अधिकारी को मनसब
यानी पद प्रदान किया जाता था। इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली था। ठीक है, मीर बख्शी मनसबदारों की सूची रखता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मीर बख्शी, ठीक है, कौन था? तो अकबर के दरबार में रहता था, जिसने क्या किया था, क्या करता था, वह मनसबदारों की सूची रखता था। बाद में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जाट और सवार के पदों को आरंभ किया। ठीक है, पूछा जा सकता है जाट और सवार किसके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई? तो वो अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। ठीक है, शेरशाह के मकबरा की विशेषताएं क्या है? तो यह जो मकबरा है क्या है? तो अष्टभुजाकार है। ठीक है, अष्टकोणीय बोल सकते हैं, अष्टभुजाकार बोल सकते हैं, तालाब के बीच में स्थित है। ठीक है, रोहतासगढ़ का किला शेरशाह से ही संबंधित है। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह ने ही किया था। ठीक है, शेरशाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेरशाह की मृत्यु कब हो जाती है? तो 22 मई 1545 को कालिंजर में हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही और फैक्ट्स जानेंगे शेरशाह के बारे में। शूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी शाह। ठीक है, अफगान वंश का था शेरशाह सूरी। किस वंश का संस्थापक? तो सूर वंश का संस्थापक। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच में ऊंचे टीले पर बनाया गया है। ठीक है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज की शुरुआत किसने की? तो कौन? शेरशाह करता है। इसमें सन की डंटी का प्रयोग किया गया। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम को क्या किया था? उसने चलवाया था। ठीक है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही की थी। ठीक है, शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। पीछे देख चुके हैं। इसने ही ग्रैंड ट्रंक रोड की निर्माण करवाई थी। ठीक है, डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कहाँ से? कलकत्ता से पेशावर पाकिस्तान तक जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। ठीक है, शेरशाह के समकालीन कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत की रचना की है। ठीक है, शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए जमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। ठीक है, कालिंजर दुर्ग क्या था जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई? तो ये जो है कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। वहीं पे जब ये निरीक्षण कर रहे थे अपने शस्त्रागार का, तो वहीं पे बम विस्फोट की वजह से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। अब सोमदेव पूछा जाए किस काल से संबंधित है? तो गुप्तकालीन लेखक हैं। ठीक है, बृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र भी गुप्तकालीन लेखक हैं। विशाख दत्त भी गुप्तकालीन लेखक हैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक की रचना की है। ठीक है, याद रखने योग्य बात है कि जितने भी यहाँ पे लेखक दिए गए हैं, सोमदेव हो गए, क्षेमेंद्र हो गए, विशाख दत्त हो गए, ये तीनों के तीनों जो है गुप्त काल से ही संबंधित है। सोमदेव की पुस्तक हो गई कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी हो गई क्षेमेंद्र की, और मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो हो गई किसकी रचना? तो विशाख दत्त की रचना हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो थे वो थे हमारे कौन? तो आर्यभट्ट थे। ठीक है, कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे। किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना की। ठीक है, आर्यभट्ट ने बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में भी योगदान दिया। पाई का मान बताया उन्होंने, वर्गमूल निकालने की विधि इन्होंने ही बताई। फिर एक और विद्वान थे ब्रह्मगुप्त, जो भारत का जिन्हें न्यूटन कहा जाता है। भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। ठीक है, सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया था किन्होंने? तो भास्कर प्रथम ने। और राममिहिर ने बृहद संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकार हैं? तो पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हैं। ठीक है, कुछ तीर्थकारों के बारे में हम जानेंगे, जैन तीर्थंकरों के बारे में,
और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे और वे प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। शंभवनाथ तृतीय थे, घोड़ा उनका प्रतीक चिन्ह था। शिवपार्श्वनाथ सप्तम थे, स्वास्तिक उनका चिन्ह था। शांतिनाथ 16वें थे, हिरण उनका प्रतीक चिन्ह था। अरनाथ 18वें थे, मीन उनका प्रतीक चिन्ह था। नेमिनाथ 21वें, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका संकेत था नीलकमल। अरिष्ट नेमी 22वें थे, उनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ 23वें थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। महावीर 24वें और वे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह था। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं लिखा हुआ है कि तीर्थंकरों ऋषभ एवं अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो वो है कौन कौन, तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। ठीक है, अरिष्ट नेमि को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो वो है महान पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का जो कथन था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता है, ये कथन है किसका, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वदेशी, स्वशासन, स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में मुंबई में। ठीक है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे कौन, तो दादा भाई नौरोजी। इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था किसने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, आर्य समाज के बारे में बताया हमने कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किसने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कुछ वर्ष पश्चात जो था आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ चला गया था, तो लाहौर में। ठीक है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किन्हें कहा जाता है, तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों को शाश्वत, अपरिवर्तनीय और धर्मातीत तथा दैवीय माना इन्होंने। ठीक है, दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोग के लिए पुनः वापसी के द्वार खोल दिए गए थे। 1882 में दयानंद ने गौ रक्षणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को क्या कहा है, तो भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। अगले महान पुरुष हैं हमारे राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने क्या किया था, ये सबसे पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ था। इन्हीं के प्रयासों से आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध और अवतारवाद का खंडन। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे है स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद जो थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ये 11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने अद्भुत भाषण दिया था। ठीक है, 1897 में अमेरिकी प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
ठीक है। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। बाल गंगाधर तिलक का जो नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होगी कौन? तो सरोजिनी नायडू। ऐसे पूछा जाए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो हो जाएंगी एनी बेसेंट, ठीक है। और ये बोला गया प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये है सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं बोला गया कि एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने कब अध्यक्षता की थी? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता थी। नलिनी सेन गुप्ता ने 1933 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। अब आते हैं, हम जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रारंभ में इस संस्था का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसे 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कौन दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया, ठीक है। A.O. ह्यूम 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव थे। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन यानी 1885 वाला अधिवेशन जो था वो पुन्ना में होने वाला था, लेकिन प्लेग के फैल जाने के कारण बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को हुआ, ठीक है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें लगभग 100 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 72 लोगों ने सदस्य के रूप में मान्यता दी 72 लोगों को सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। विजया लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। अरुणा आसफ अली क्या थी? तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय नेता के रूप में भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी थी, और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। इसके विरोध में जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। 3 व्यक्तियों ने उपाधि का त्याग किया। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की, ठीक है। दूसरे गांधी जी ने कैसर हिंद की, और तीसरे जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। फिर क्या होता है? जनरल आता है कौन? तो जनरल डायर, ओ डायर क्या करता है? बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोली चलवा देता है, जिसमें 1000 लोग मारे जाते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 389 लोगों के मरे जाने की खबर बताई गई और 1200 लोग उसमें घायल होने की खबर बताई गई, ठीक है। इसमें है कि हत्याकांड के विरोध में हमने देख लिया कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र भी दे दिया था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था 1919 में, ठीक है। कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति के अन्य जो सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और MR जयकर थे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात है। क्या होता है? मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल था। तुर्की जो था मित्र राष्ट्रों के साथ कब था? युद्ध में शामिल था। 1918 में युद्ध की समाप्ति होती है। खलीफा के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, जिसके विद्रोह में तुर्की साम्राज्य में विभाजन क्या होता है? खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है।
गांधी जी ने खिलाफत को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। सितंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी को प्रदान की गई थी। ठीक है, खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन को भी चलाया गया। अब असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 ईस्वी तक चलाया गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुए असहयोग आंदोलन के संबंधित प्रस्ताव का दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो कब? दिसंबर 1920 में नागपुर के हुए कांग्रेस अधिवेशन में यह पारित हुआ था। ठीक है, तो एक ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। असहयोग की शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा हादसा झेलना पड़ा, यानी इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें क्या होता है, तो स्कूल, कॉलेजों, विदेशी कपड़ों तथा पदों आदि का बहिष्कार किया जाता है। इसी दौरान क्या होता है, जब आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गया रहता है तो गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन की भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को जला दिया। ठीक है, इससे हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई जाती है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांत बने थे? तो हम देख सकते हैं यहाँ कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में 8 प्रांत बने थे। ठीक है, तो 8 प्रांत कौन कौन थे ये देख लेते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा, मद्रास में बहुमत प्राप्त होता है 1937 में। ठीक है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाता है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बनता है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक प्रधानमंत्री बनते हैं। मतलब प्रधानमंत्री उस समय का पद था, लेकिन आजकल मुख्यमंत्री उस पद को बना दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रदर्शन जो था वो निराशाजनक रहा, लेकिन कांग्रेस ने काफ़ी वर्चस्व दिखाया था उस चुनाव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम देख सकते हैं कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीम उल्लाह की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, सलीम उल्लाह खां और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन हुए? तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां। ठीक है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, जो राष्ट्र विरोधी हो गया। ठीक है, क्या होता है बाद में? राष्ट्र विरोधी बन जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन होता है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में तो हुआ ही था। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे, इसके बारे में और डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डिटेल्स था हमने ऊपर इसको देख लिया था। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक और तथ्य इसके बारे में कि लीग ने 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, जिसकी पूर्ति 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के तहत दे दी गई थी। यानी पृथक निर्वाचन जो आया था कब? 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना आगा की अध्यक्षता में हुई थी। आगा खां की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, 1908 में मुस्लिम लीग का संविधान का निर्माण हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन जो था गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, जिसके विभाजन का क्या हुआ था? विरोध हुआ था। ठीक है, आगे हम और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं कि ये जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न
एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। ये बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रयू फ्रेजर था। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में। और वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, कौन, तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन। स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। कब, 1907 में अविंद्रनाथ टैगोर और गंगेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करने के उद्देश्य से ही बंगाल विभाजन करना चाहता था। कौन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आगे क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहिष्कार की नीति का विरोध करते हैं। ठीक है, 1911 में जॉर्ज पंचम की यात्रा दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की जाती है। ठीक है, और उसी समय क्या किया जाता है, बंगाल से, भारत की राजधानी बंगाल से कहाँ, दिल्ली घोषित की जाती है। ठीक है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें दो दल बन जाते हैं, नरम दल और गरम दल। ठीक है, गरम दल का नेतृत्व कौन करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो थे महादेव गोविंद रानड़े, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और MG रानड़े यानी महादेव गोविंद रानड़े ने की थी। ये जो थे, इन प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। ठीक है, ज्योतिराव फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब प्रार्थना समाज हमने देखा कि अभी कि केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानड़े और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में की थी। RG भंडारकर इस समाज के अग्रणी नेताओं में से एक थे। ठीक है, 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, इस तरह से हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को भी इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।